आज हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफ्यूजन में क्या होता है और इफ्यूजन में आपका क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना है सबसे पहले। ठीक है, इफ डिफ्यूजन जो है आपका, डिफ्यूजन जो है आपका वो क्या है, सिंपली मिक्सिंग ऑफ गैसेज है। डिफ्यूजन इज सिंपली मिक्सिंग ऑफ गैस। ठीक है, ये क्या है आपका, मिक्सिंग ऑफ गैस। पहले डिफ्यूजन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्या है आपका, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब सीधा गैस को मिला दिए तो क्या हो गया, डिफ्यूजन। आप अगरबत्ती जलाए, एक कोना से दूसरा कोना पहुंच गया, वो जो पहुंचता है एक साइड से दूसरे साइड, या एक घर से दूसरे घर, या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, वो किसके कारण पहुंचता है, डिफ्यूजन के कारण ही पहुंचता है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस लाई इन रैंडम मोशन। देखिए गैस का जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में है, मतलब कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इन रैंडम मोशन। क्या कह सकते हैं, इज इन रैंडम मोशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं, रैंडम मोशन। एंड हैव डिफरेंट, अब जाहिर सी बात है मोशन अलग अलग, वेलोसिटी अलग अलग, तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा। एंड डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी। देखिए जैसे ही वेलोसिटी का बात आएगा ना, वेलोसिटी डिफरेंट हुआ, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा, ये सोचना ही है, इसका ना समझने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तब है कि दो और ज़्यादा गैस को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, अगर मिला दें तो वो क्या है ना उस समय तक मिक्स हो जाएगा जब तक कि होमोजेनिटी ना हो जाए। होमोजेनिटी मतलब एक वर्ड यूज किया है, होमोजेनिटी, होमो मतलब सेम, और जेनिटी मतलब कह सकते हैं कि सेम पूरा जो कंटेनर में जो है, अगर मान लेते हैं एक गैस रखे हैं आपका, पहले से ए रखे हैं। ठीक है, पहले से क्या रखें, ए रखे हैं, तो पूरा गैस में पूरा भरा हुआ है, पूरा यहाँ फैला हुआ है। अब जब यहाँ पे इसमें हम एक गैस डाल दिए, क्या डाल दिए, बी, तो डाले स्टार्टिंग में, तो बाद में मान लेते हैं यहाँ से डालना शुरू किए हैं, इधर से अगर डालना शुरू किए हैं तो यहाँ से, तो वो गैस का भी मॉलिक्यूल जो है ना वो पूरा, मतलब आप कहीं से भी अगर पाइप के थ्रू निकालेंगे ना, तो अगर रेशियो यहाँ पे ए और बी का जो रहेगा वही रेशियो यहाँ पे ए और बी का रहेगा, वही रेशियो यहाँ पे ए और बी का रहेगा, मतलब हर जगह से इसको कहते हैं होमोजिनिटी। क्या कहते हैं, होमोजिनिटी। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर गैसेस आर बाउट इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर, मॉलिक्यूल इंटरमिक्स टू एस्टेब्लिश होमोजिनिटी। ठीक है, या कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, टू और मोर गैस मिक्स, क्या कर सकते हैं, मिक्स, इंटरमिक्स करते हैं। इंटर मतलब बीच, दोनों आपस में बीच में, दोनों आपस में। ठीक है, इंटरमिक्स टू एस्टेब्लिश या मेंटेन, पहले अगर अचीव कर रहा है तो एस्टेब्लिश ही कर सकते हैं हम लोग। एस्टेब्लिश मतलब बनाना, करना। ठीक है, होमोजिनिटी, क्या होता है, होमोजिनिटी। होमोजिनिटी को क्या करता है, वो मेंटेन करता है। समझ में आया। तभी क्या है, डिफ्यूजन क्या है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डिफ्यूजन क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाला, अपने आप मतलब अगरबत्ती आप जला दीजिए, आप अगरबत्ती मान लीजिए, अगरबत्ती आप यहाँ पे जला दिए तो हवा ऐसे नहीं आप फेंकते रहते हैं कि ऐसे जाओ उधर जाओ उसे, आप यहाँ पे जला दीजिए, आप रूम के दूसरे कोने में बैठ जाइए, वहाँ भी आपको उसका स्मेल जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रहा है, जाएगा ही जाएगा। तब अगर हम लोग बात करें इफ्यूजन का, तब हम लोग बात करते हैं किसका, इफ्यूजन का, कि इफ्यूजन किसको कहते हैं। तो एक गैस जो है ना छोटा सिलेंडर में ऑलरेडी भरा हुआ है, एक जो गैस है वो ऑलरेडी आपका क्या है, एक गैस मान लेते हैं भरा हुआ है, एक सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, इसमें से स्मॉल होल से निकलने को हम लोग क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। समझ में आ रहा है। मतलब आप अगर कहें इसको तो लिख सकते हैं गैस कंटेन इन ए वेसल, कंटेन इन ए वेसल escaped out through a small pin, क्या कहते हैं, out through a small pinhole,
पिन होल, मतलब समझ रहे हैं, पिन, वही आपका जो पिन है एकदम बहुत पतला सा होल है, ठीक है। इसी को हम लोग ऑरिफिस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिफिस भी बोलते हैं। एक स्मॉल होल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिफिस कहते हैं, ठीक है। आउटवर्ड, ये क्या होता है, आउटवर्ड, बाहर की, मतलब सिलेंडर से बाहर निकल रहा है, सिलेंडर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इनटू द सराउंडिंग, आउटवर्ड इनटू द सराउंडिंग। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ्यूजन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ्यूजन कर रहे हैं। तो समझिएगा यहाँ पे, अगर इसको हम लोग मिटाएं यहाँ से अगर मिटाएं और फिगर से अगर हम लोग समझना चाहें, फिगर से समझना चाहें इफ्यूजन और डिफ्यूजन को, तो मान लीजिए ये जार है आपका, क्या है आपका, ये जार है। तो गैस जो यहाँ पे हम लोग भर रहे हैं, गैस क्या है ना, हम लोग भर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। और ये आपका जो है, मान लेते हैं यही जार है आपका, और ये जार क्या है ना, पैक है, यहाँ से तो पैक है, यहाँ से एक पिन होल है, एक छोटा सा होल है आपका, और यहाँ से जो गैस जो निकल रहा है ना, यहाँ से जो गैस जो बाहर निकल रहा है, इस पिन होल से जो गैस बाहर निकल रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं इफ्यूजन, ठीक है। देखिएगा एरो, ध्यान दीजिएगा, एरो ये बाहर की ओर, मतलब इसमें से गैस बाहर निकल रहा है और इसमें गैस अंदर आ रहा है, बस इसी को इफ्यूजन और डिफ्यूजन कहते हैं। समझ में आया। तब है आपका, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या होगा आपका, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और डिपेंड करता है किस पे करता है, मॉलिक्यूलर मास पे करता है, ठीक है। तो कहेंगे बोथ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मोलर मास। मोलर मास कहने का मतलब एक आदमी अंदर आ रहा है और एक आदमी बाहर जा रहा है। अभी बताइए, एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, तो दौड़ के वो जल्दी आगे बढ़ेगा कि मोटा आदमी आगे बढ़ेगा, तो पतला आदमी दौड़ के आगे बढ़ेगा, आपका आंसर यही होगा। अब एक मोटा आदमी एक पतला आदमी दौड़ के घर के अंदर आना है, तो दौड़ के घर के अंदर कौन सबसे पहले पहुंचेगा, पतला आदमी, जाहिर सी बात है। तो वही है कि अगर जो भारी गैस है वो डिफ्यूज थोड़ा देरी से होता है। जैसे आप कभी जो है ना, क्या है ना कि सत्तू का पराठा, मूली का पराठा खा लीजिए, तो जो गैस जो निकलता है, एक नेचुरल जो गैस बनता है, वो बहुत धीरे धीरे, अगर इन्वायरमेंट में आ गया आपके द्वारा, तो बहुत धीरे धीरे फैलता है। क्या होता है ना, बहुत धीरे धीरे फैलता है। आसपास के लोग जब तक मर नहीं जाते तब तक वो गैस जो है ना उस रूम में बना रहता है, ठीक है। और ठीक है, और हम लोग अगर वही गैस अगर निकालना हो तो धीरे धीरे निकाल ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हंसी आता है, अभी दोनों गैस सेम है, ठीक है। हंसी को इग्नोर करेंगे और हम लोग चलेंगे अपने इस पे डिफ्यूजन इफ्यूजन के अगले पॉइंट्स पे। मतलब हम लोग एग्जांपल दिए कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है ना मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लिख सकते हैं कि जो लाइटर गैस है वो जल्दी डिफ्यूज और इफ्यूज करेगा, ठीक है। जो लाइटर गैस है, लाइटर, ए बाबा लाइटर नहीं का बात नहीं कर रहे हैं, लाइटर मतलब हल्का, ठीक है। लाइटर जो गैस है आपका क्या है, गैस है, ठीक है, वो क्या करेगा, डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैस, ठीक है। डिफ्यूज और इफ्यूज, फास्टर देन आपका हैवियर गैस, क्या होता है आपका, हैवियर गैस। समझ में आया, कोई दिक्कत। ये रहा आपका डिफ्यूजन और इफ्यूजन का कंसेप्ट। बस कंसेप्ट यही है, कभी भी आपका याद करना हो तो ऐसा ही याद कीजिएगा कि आपका 2 सिलेंडर है, एक में क्या कर रहे हैं ना, एक में जो है हम लोग गैस को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो इसको हम लोग कह रहे हैं डिफ्यूजन, और एक में जो है ना गैस आपका क्या है, निकल रहा है, तो ये कहला रहा है इफ्यूजन, ठीक है, और ये कहला रहा है डिफ्यूजन। समझ में आया। तब क्या है, इनका डेंसिटी है, कोई गैस जो है ना किस रेट से डिफ्यूज और इफ्यूज करेगा, इसका फॉर्मूला है। तब हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। तब इन्होंने बतलाया कि जो रेट है आपका डिफ्यूजन और डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब अगर बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, रेट ऑफ
डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन of a gas is inversely proportional to the square root of its vapor density. ठीक है, चलिए, मतलब ये कह रहे हैं कि जो रेट है हमारा, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बटा, या इन्वर्सली कहिए, देखिए इन्वर्सली कहिएगा तो सीधा ऐसे कहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, और डी क्या है आपका डेंसिटी और ये क्या है आपका रेट, या आप कह सकते हैं इसी को आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा रूट डी। समझ में आ रहा है? तो दोनों चीज़ सेम ही है। यहाँ से कह सकते हैं कि R1 बटा अगर R2 की बात करें तो ये हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर D2 बटा क्या हो जाएगा D1, वेयर आपका D क्या है डेंसिटी ऑफ गैस और R क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले के साथ, बहुत कुछ अभी बाकी है। यहाँ से इस फॉर्मूले को हम लोग अगर मिटाते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग डिफाइन किए थे कि ये जो डेंसिटी है कौन सा डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू क्या आपका वेपर डेंसिटी, क्या है वेपर। और आप चैप्टर 1 में आप पढ़े हैं कि आपका जो वेपर डेंसिटी है 2 इंटू जो वेपर डेंसिटी पढ़ते थे वो किसके बराबर होता था, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता था, ठीक है। यहाँ से तो इसका अगर हम लोग यूज कर ले तो यहाँ से अगर हम लोग वेपर डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, वेपर डेंसिटी की, तो ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बटा कितना होता है 2, मतलब इसको हम लोग m/2 कह ले। अब m/2 कह ले तो यहाँ इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग बैठाएं, इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग बैठाएं तो R1 बटा R2 इक्वल टू रूट अंडर m2 बटा 2 अपॉन m1 बटा क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा रूट अंडर आपका m2 बटा क्या हो जाएगा m1, m2 बटा क्या हो जाएगा m1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और m2 m1 क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट कहिए, दो गैस का, दो अलग अलग गैस का क्या है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो एक जो फार्मूला है, फार्मूला पहले यहाँ साइड में लिखते हैं कि R1 बटा R2 इक्वल टू रूट अंडर आपका D2 बटा क्या है D1 वेपर डेंसिटी, ठीक है। तब आया एक फार्मूला आपका R1 बटा R2 इक्वल टू रूट अंडर मॉलिक्यूलर मास एक गैस दूसरे गैस का और बटा मॉलिक्यूलर मास पहले गैस का, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में। अब देखिए रेट क्या होता है, रेट जो होता है वो क्या है आपका, मतलब रेट कभी भी कहेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपका जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो है वो क्या है आपका v/t। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट है आपका, रेट जो होता है एक्चुअली में है क्या, ये जो रेट है तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टोटल टाइम टेकन इन डिफ्यूजन। तब कह सकते हैं कि जो रेट हो गया वो क्या हो गया v बटा क्या लिख सकते हैं आप t लिख सकते हैं, v बटा क्या लिख सकते हैं t, कि t टाइम हो रहा है। तब यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि R1 बटा R2 के बदले में यहाँ पे v1 बटा t1 और इसको अगर लिखेंगे तो ये t2 बटा क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर आपका m2 बटा क्या हो जाएगा m1। देखिए ये तीसरा जो फार्मूला है आपका ये फार्मूला है, ठीक है, ये तीसरा समझ में आ रहा है। इसको भी हम लोग इधर लिख दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि R1 बटा R2 इक्वल टू ये v1 बटा t1 इंटू t2 बटा क्या है v2, ठीक है।
ये नीचे करेंगे तो V1 जो है V1 बटा, तो फिर तो यहाँ T2 यहाँ चला जाएगा ना, सेम ही चीज़ है, इक्वल टू रूट अंडर आपका M2 बटा क्या हो जाएगा ये M1। चलिए ये 3 फार्मूला हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ फार्मूला है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा टाइप एक ही है, उसी को हम लोग अलग अलग तरीके से लिखे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखे हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीकों को हम लोग क्या करें, समझ पाएँ। ठीक है, हम लोग हर तरीकों को क्या करें, समझ पाएँ। ध्यान दीजिएगा। तब एवोगाड्रो साहब आपका क्या बोले हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि V1 बटा V2 जो है वो N1 बटा N2 हो जाएगा। तो जो आपका फार्मूला होगा ये फार्मूला, तो चौथा जो फार्मूला हो जाएगा वो R1 बटा R2 इक्वल टू आपका ये N1 बटा कितना हो जाएगा N2 इंटू आपका T2 बटा कितना हो जाएगा T1 इज इक्वल टू रूट अंडर M2 बटा क्या हो जाएगा आपका M1। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं टाइम जो है डिफ्यूजन का सेम हो दो गैस का, इफ अगर यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ टाइम क्या है ना, टाइम क्या है सेम, मतलब टाइम इज सेम। दो गैस जो डिफ्यूजन कर रहा है दो गैस, उसका जो T1 जो है वो क्या है T2 के बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, तो अब जो फॉर्मूला आएगा R1 बटा R2 इज इक्वल टू N1 बटा क्या आएगा N2, और तब जो फॉर्मूला आएगा ये रूट अंडर M2 बटा M1। अब देखिए अभी क्या है यहाँ पे, अब मोल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोल को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं तो समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका जो नंबर ऑफ मोल है वो क्या है, आपका जो मोल होता है वो वेट बटा मोलिकुलर वेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो N1 हो गया वो W1 बटा क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इसको अब नहीं लेके चले यहाँ पे, तो N1 बटा अगर N2 की बात करें तो W1 बटा M1। ठीक है, और अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे W2 बटा क्या हो जाएगा M2, और इज इक्वल टू आपका कितना है M2 बटा क्या है आपका M1 है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। इसको जब मिटा दिए तो यहाँ से आ गया आपका ये W1, ये ऊपर चला गया इंटू M2। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका M1 इंटू आपका क्या हो जाएगा W2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका M2 बटा क्या हो गया M1। अब ये M2 M1 इधर भी है, M2 M1 इधर भी है, दोनों तो मॉलिक्यूलर मास ही है, एक ही साइड लेके चले जाइए। तब क्या हो जाएगा आपका कि W1 बटा W2 इज इक्वल टू, आप इधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा M1 बटा ये नीचे आ जाएगा M2, और ये रूट अंडर क्या आ जाएगा M2 बटा M1। एक भाई जेल के अंदर और एक भाई जेल के बाहर, अच्छा बात नहीं है, या तो दोनों को जेल के अंदर, नहीं तो सब प्रेम है ना भाई, भाई भाई का प्रेम है। W1 बटा W2 इज इक्वल टू कितना, अगर इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा M1 का स्क्वायर इंटू यहाँ क्या लिखेंगे M2, अपॉन ये क्या हो जाएगा M2 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे M1, और ये रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे M1 है और यहाँ पे स्क्वायर है, कट गया, यहाँ पे M2 है और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, ये स्क्वायर था, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर एक कट गया यहाँ से, तो ये बचा क्या, रूट ऊपर में बचा आपका M1 और नीचे बचा क्या आपका M2। ये W1 बटा W2 इक्वल, देखिए फार्मूला कुछ भी निकल सकता है और बहुत सारा निकल सकता है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यही रखना है कि जो मेन फार्मूला है, जो रेट है आपका डेंसिटी, वेपर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया, किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही आपका मेन है किस पे, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर। बाकी तो आप कुछ निकाल सकते हैं, आप यहाँ से वॉल्यूम के साथ निकालें, आप अगर वॉल्यूम के साथ निकालें तो आप प्रेशर के साथ भी निकाल सकते हैं। समझ में आया, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में कैसा रिलेशन है, तो रिलेशन तो आपका नजर आ ही रहा है प्रेशर और वॉल्यूम में। तब जो है हमारा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखे हैं तब हमारा इतना सारा फार्मूला है। अगर मान के चलिए कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट ना रहा, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, तब जो आपका जो रेट होगा वो R1 बटा R2 जो होगा वो P1 बटा P2 और रूट अंडर M2 बटा क्या होगा M1 होगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पे टेंशन नहीं। तब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन एक है, ध्यान से समझिएगा, आसानी से बनेगा, नहीं समझेगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। अभी क्या है, एक ओपन ट्यूब है, लीजिए ओपन ट्यूब बना दिए हम यहाँ पे, और बोल रहा है इसका लंबाई जो है ना वो 100 मीटर है। कितना है आपका 100 मीटर इसका लंबाई है। हाँ, अब बोल रहा है कि दोनों साइड से जो है ना, एक साइड से हम लोग क्या डाले हैं NH3 गैस डाले हैं, और एक साइड से क्या डाले हैं HCl गैस डाले हैं, डाल दिए।
बोल रहा है कि कहाँ पे ये दोनों जो है ना गैस, अब दोनों गैस एसिड है और एक वो बेस है, तो मिल के कहीं ना कहीं NH4Cl तो बनाएगा। तो बोल रहा है वो किस जगह पे बनाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप क्या मान लेते हैं, x मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा, वो 100 माइनस क्या रहेगा, x रहेगा। इतना ही रहेगा ना, ठीक है। अब कर दीजिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो रेट था वो क्या हो जाएगा, रेट NH3 का अपॉन रेट किसका, HCl का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रेट। अब रेट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस बाई टाइम लेंगे, तो ये पहला का डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये दूसरा का यहाँ x1 लेंगे और t लेंगे, और यहाँ पे x2 लेंगे और t लेंगे, और इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ नहीं दिखेगा, t। आप कहेंगे सर टाइम तो आप सेम ही लिए हैं। टाइम इसलिए सेम लिए हैं क्योंकि एक टाइम हम लोग दोनों एक गैस को एक साथ डाले तो एक ही टाइम पे डाले ना, और जब ये आके मिला तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल किया होगा। तो कह सकते हैं सर बीच में आके मिलेगा क्या, बीच में तब मिलेगा जब दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा वो धीरे धीरे चलेगा। अरे ये वही क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाला जो क्लास 8-9 में बनाते थे कि एक रेलगाड़ी इधर चला, एक रेलगाड़ी इधर चला, एक 30 का स्पीड में, एक 40 का स्पीड में, तो दोनों मिलेगा तो कितना दूरी पे मिलेगा, वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। यहाँ गैस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू t से t कट गया तो यहाँ x1 बटा क्या हो जाएगा, x2। तो x1 को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो मतलब R1 कर लीजिए, और क्या कह लीजिए, R1 तो नहीं कहिए, NH3 कहिए। क्या कहिए, NH3। इधर नहीं दिखेगा, ठीक है, इधर दिखेगा नहीं, इधर हम लोग बनाते हैं। तब है आपका RNH3 अपॉन RHCl इज इक्वल टू, x1 को क्या माने हैं, x, सॉरी HCl वाले को हम लोग माने हैं ना, HCl वाले को हम लोग क्या माने हैं, x, HCl वाले साइड को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे ये x है इसका, ठीक है। और NH3 वाले साइड को क्या माने हैं हम लोग, ये वाला माने हैं, तो इसको ले लेंगे हम लोग ऊपर में, तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका x। कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। तभी क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब तो रेट और कुछ दिया होगा, और तो कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ, और कुछ नहीं दिया हुआ। चलिए तभी क्या है, अगर हम लोग यहाँ से रेट देखें तो कितना निकल जाएगा हमारा, बोलिए। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अच्छा, इसको इक्वेशन अगर 1 मान लीजिए तो रेट जो है आपका NH3 का और जो रेट है HCl का वो इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर आपका मॉलिक्यूलर मास किसका, HCl का बटा मॉलिक्यूलर मास किसका, आपका NH3 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये तो समझ सकते हैं ना कि ये जो हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास HCl का 36.5 और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपका 2, ये इक्वेशन हो गया आपका 2। तो ये जो 1 और 2 हो गया वो क्या होगा, इक्वल हो गया। ये 1 और 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को मिटा दें, ऊपर वाला ही मिटा देते हैं, अगर इसको मिटा दें और यहाँ से चलें तो आपका ये रूट 36.5 बटा 17 इज इक्वल टू हो जाएगा x 100 माइनस x अपन क्या हो जाएगा x। और यहाँ से आपका जो x का वैल्यू आएगा, जो x का आपका वैल्यू आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि कितना आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर चले तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये लगभग 2 मान के चलिए, तो रूट 2 मानिए ना, इसको रूट 2 मानते हैं कि 17 दूनी 34, 36 है, 2 मानिए रूट, हम लोग रफ आइडिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 माइनस क्या कर देंगे 2, तो यहाँ x, अगर रूट 2 ये है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1.41 हो जाएगा। अब रूट 2 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ 1.3 ले लीजिए, 1.4 ले लीजिए, या 4 ले लीजिए ना, ज़्यादा अच्छा है। इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा x अपन क्या हो जाएगा 100। अभी कितना हो जाएगा, ये है 1.44 इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा x। ये भी इधर आ गया तो क्या, अच्छा ये x है ना, x, ये भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2.44 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर बात करें x इक्वल टू, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा 2.44। ये काट दीजिए, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर ये 2 रहता तो ये 50 आता, तो ये 2 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 50 से क्या रहेगा, कम रहेगा। 50 से कम रहेगा तो कितना रहेगा, लगभग आपका अगर ये जाए तो यहाँ से ये 1.22, तो यहाँ पे ये 50, तो यहाँ पे 0.61, तो यहाँ पे ये 25, तो 6 चौका 24 अगर आए तो ये 0.4, हाँ
0.4 नहीं, 6 मतलब 40, ये अगर इसको 0.6 से मानिए तो 1 जीरो ऊपर चला गया, और ये लगभग 42, ठीक है, ये लगभग x जो आएगा वो 42 मीटर के बराबर आएगा। तो ये जो आ गया आपका 42 मीटर के बराबर आ गया, तो ये जो हो जाएगा आपका 58 मीटर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस तरह से जो है ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करवा दिए हैं। बाकी जो डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है। वो जो डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, सीधा मास के साथ जो है ना आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन पे देखेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है ना वो डिफ्यूज कर रहा है एक ऑरिफिस से, तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कितने सेमी ऑरिफिस से अगर ऑक्सीजन करेगा तो वो कितना करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या निकाल लीजिए, मोल निकाल लीजिए। तो यहाँ 2 बटा क्या हो जाएगा, 2 तो 1 मोल, क्या हो गया 1 मोल। तो आप अगर कहें तो NH2 बटा क्या है T, अब बटा क्या हो जाएगा NO2 बटा क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर आपका ये मॉलिक्यूलर मास किसका O2 का बटा मॉलिक्यूलर मास किसका H2 का। हाँ, ये मोल जो है तो आपका ये T से T तो कट गया, तो आप इसी को लिख सकते हैं NH2 अपॉन NO2 इज इक्वल टू रूट अंडर मॉलिक्यूलर मास O2 का बटा मॉलिक्यूलर मास H2 का। ये मोल 1 दिया हुआ है और ये मोल कितना दिया हुआ है, हाउ मैनी ग्राम नहीं दिया हुआ, ये मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। अच्छा ग्राम निकालना है, इसलिए हम लोग मोल लेके चले, ठीक है, पता नहीं था, बताइए। तभी ये मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32 और इसका 2 होता है, तो यहाँ पे आ गया ये आपका 16, कितना आ गया 16, मतलब 1 बटा NO2 कितना हो जाएगा आपका 4, 16 रूट का निकलेगा तो 4 आ जाएगा। मतलब आपका जो मोल है, आपका जो मोल है O2 का वो कितना है 1 बटा 4। अब जब 1 बटा 4 है तो हमको पता है कि O2 का मास कितना है 32 बटा 4 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 ग्राम। मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन जितने टाइम में डिफ्यूज करेगा उतने में आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 ग्राम करेगा। कितना करेगा, 8 ग्राम करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, उठाइए, पढ़िए, बनाइए। अगर नहीं बन रहा है फिर भी तो आप हमको कमेंट कीजिए। कमेंट में अगर हमें लगा कि इस क्वेश्चन कुछ और करवाया जा सके तो हम लोग करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।